हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आज के गुण आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं अपने इस स्लाइड पे। पहला सवाल बना है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा जो विमोचित पुस्तक है ना, जिसका नाम है 40 ऑफ द एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वो सुरेंद्र कुमार पचौरी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पुस्तक का नाम आपको बता दिया। लेखक जो है ये सुरेंद्र कुमार पचौरी, लेकिन विमोचन करता जो है वो कौन है? विमोचन करता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। विमोचन करता क्या होता है? विमोचन करता मतलब होता है कि जो बुक है ना, उस बुक को पब्लिक के सामने रखना, यही क्या होता है? विमोचन होता है। विषय क्या है जो इसमें है? क्या इसमें राम जन्मभूमि का जो इतिहास है वो है, किस तरीके से उसके लिए कानूनी संघर्ष किया गया वो है, और 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सब चीज़ें इस विषय इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर महत्व की बात करते हैं तो जो मंदिर निर्माण है उसको भारतीय सभ्यता का परिभाषित क्षण बताया गया है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें अभी 94 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन 2 है कि गाजा जो संघर्ष है ना, उसके समाधान के लिए 2026 में डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस, यानी कि एक शांति परिषद बनाया गया, आधिकारिक तौर पर कहाँ लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले लॉन्च किया गया कहाँ पर? दावोस में। दावोस में जब इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है ना 2026 में जनवरी में, तो यहीं पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जैसे लॉन्च किया तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो शांति परिषद है ना, शांति परिषद है, ये शांति फैलाने के लिए बनाया गया है, यानी कि ये जो युद्ध है उसे रोकने के लिए बनाया गया है। तो ये कहाँ का युद्ध रोकने के लिए बनाया गया? ये बनाया गया कि जो गांजा है ना, गांजा, अब कहोगे सर ये गांजा कहाँ है? तो गांजा जो है वो इजिप्ट इजिप्ट एंड इजराइल इजराइल उसकी सीमा बनाता है। तो वहीं पे ये गाजा नामक ना एक छोटा सा जगह है, लगभग ये 45 किलोमीटर के आसपास का है। ये छोटा सा जगह है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमास हमास एक उग्रवादी संगठन है। हमास और इजराइल के बीच अभी आपने देखा होगा कि 2023 से युद्ध चल रहे थे। तो इस युद्ध में गाजा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। जब गाजा का नुकसान हुआ है तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो शांति परिषद है, तो शांति परिषद के जो हेड है ना वो कौन है? हेड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? शांति स्थापित करेंगे। कैसे शांति स्थापित करेंगे? जैसे दुबई में शांति स्थापित करके वहाँ पे विकास किया गया है, वैसे यहाँ पर भी विकास किया जाएगा और शांति स्थापित करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लोगों से चंदा बटोरेंगे। लोग कौन से लोगों से? जो शांति परिषद के सदस्य बनेंगे। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे सदस्य कितने हैं? भाई साहब अभी यहाँ पे 35 जो है ना वो ऑफिशियली सदस्य बन चुके हैं। सर क्या भारत भी इसका सदस्य है? तो भारत को इसका न्योता मिला था, बट भारत अभी क्या किया है, अभी कुछ भी इस पे जवाब नहीं दिया है। रूस को भी मौका मिला था, रसिया को भी मौका मिला था, बट रसिया ने भी अभी इसका सदस्य का न्योता स्वीकार नहीं किया है। ऑफिशियली अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये जो लोग इनसे सदस्य बनेंगे इनसे चंदा वसूला जाएगा, और वो जो चंदा होगा उससे यहाँ पे निर्माण का काम किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो निकले चालू आदमी, अपना जो उद्योगपति वाला दिमाग है वो तो लगा ही रहे। ठीक है। हाँ, आप कहोगे कि सर ये जो पीस ऑफ काउंसिल है, पीस ऑफ काउंसिल है, इसके रणनीतिकार कौन थे? तो ये जेरेड कश्नेर, किसके? जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके क्या है? दामाद है। तो ये मिल करके सबसे पहले इन्होंने ही सलाह दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये अभी चर्चा में किस लिए? चर्चा में इसलिए आया कि अभी जो इजराइल है वो इसका सदस्य बन गया, यानी कि बेंजामिन जो नेतन्याहू है वो इसमें शामिल हो गए। ठीक है। भारत, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों को भागीदारी का मौका मिला था। सऊदी अरब, कतर, तुर्की ये सब शामिल हो भी गए, लेकिन भारत अभी ऑफिशियली इसमें शामिल नहीं हुआ है। और ये सब लोगों से बटोरेंगे, वही गगन चुंबी इमारतें वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। इसका अभी कोई आधिकारिक जो हेडक्वार्टर है वो नहीं बना है, लेकिन जहाँ तक आशा है कि वो वाशिंगटन जो डीसी है वहीं पे इसका क्या रहेगा? ऑफिस रहने वाला है। ये देखिए, ये है आपका गाजा पट्टी है। ये इजराइल के साथ, और इजराइल और इजिप्ट दोनों के साथ क्या करता है? अपना सीमा साझा करता है, और दोनों के बीच का विवाद भी ये है। ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है।
ये देखिए गाजा पट्टी में जब ऐसे हमले हुए थे तो ऐसी चीज़ें हुई थी। तो अब इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को फिर से एक गगनचुंबी इमारत यहाँ पे बनाने का, क्योंकि ये वैसे भी ये समुद्र के काफ़ी नज़दीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन चुका है भाई साहब, ये कई बार में कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, ये सब बन गया है। लेकिन कहीं से भी आपको इंडोनेशिया तक बन गया, कहीं से आपको वो दिखाई नहीं देगा भारत। कि जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर क्या किया है, पूर्ण प्रतिबंध लगाया। मतलब किसी भी तरीके से आप इसका यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। ये उड़ीसा ने ऐसा किया है, किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब, मतलब ये है कि ना आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको बना नहीं सकते, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह आप इसको लेके जा भी नहीं सकते। आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, यानी कि इससे रख भी नहीं सकते आप। अगर किसी भी तरीके से आपने काम किया और आप पकड़े गए तो आपको जो FSSAI जो संस्था है, इसका एक एक्ट आया था 2011 2006, और इसी का एक रेगुलेशन आया था। कौन सा अधिनियम आया, रेगुलेशन आया था कौन सा, ये आया था 2011। इसके तहत आपको क्या किया जाएगा, इसके तहत आपको पनिश किया जाएगा, यानी कि दंड दी जाएगी। तो ये जो रेगुलेशन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एक्ट, जब एक्ट पूछा जाएगा तो 2006, और पूछा जाएगा कौन सी रेगुलेशन है तो तब 2011। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखिए, टोबैको जो होता है ना, तंबाकू जो होता है वो दो तरीके का होता है। तंबाकू में एक निकोटीन नामक एक नशीला पदार्थ होता है, निकोटीन नामक नशीला पदार्थ होता है। और ये जो निकोटीन है ये आपको जो कैंसर है वो कैंसर में ज़्यादा लाभकारी होता है, यानी कैंसर को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब निकोटीन कितने तरीके से आप इसको धूम्रपान धूम्रपान के माध्यम से ले सकते हो, और धूम्र रहित में कौन सा आ जाएगा, जैसे आप का गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, ये धूम्र रहित में जिसमें धुआं ना निकले। धूम्रपान में वही आपका सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, धूम्रपान में। तो दो तरीके से निकोटीन का यूज कर सकते हो। लेकिन जो उड़ीसा सरकार है उसने बोला कि किसी भी तरीके से निकोटीन का यूज करना ये क्या है, पनिशेबल है। आप किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें निकोटीन की मात्रा, आप उसका यूज नहीं करेंगे, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों लगाया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी बात बोली थी कि एक निर्देश दिया था, और उस निर्देश का पालन करने के लिए इस राज्य ने ऐसा कदम उठाया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में आया था, यह अधिनियम यानी कि एक्ट आया था, और उसके बाद एक रेगुलेशन आया था 2011 में। इसके तहत ये चीज़ें लागू की गई। कौन सा विभाग इसमें शामिल है, तो उड़ीसा का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो इसमें शामिल है। ये क्या सर, इससे पहले भी आया था, तो 2013 में भी ये आया था, लेकिन 2026 है ना, ये 2026 में ये 1 साल के लिए आया है, ठीक है। ये अधिकतम आप 1 साल ही बढ़ा सकते हैं, 2026 में आया है ये 1 साल के लिए, लेकिन सर 2013 में ऑलरेडी आ चुका था, फिर 2026 में लाने की क्या जरूरत थी भाई साहब। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 2013 में कुछ खामियां थी, उसी खामियों को सुधारने के लिए 2026 में लाया गया। क्योंकि 2013 में बोला गया था कि ऐसे पदार्थों पर बैन है, तो उसने क्या काम किया कि गुटखा जैसे ट्विन सिस्टम कर दिया, मतलब गुटखा अलग कर दिया और उसका जो मसाला होता है उसको अलग करके ऐसे बेचने लगे। तो जो उद्योगपति थे ऐसा करने लगे, तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारे के लिए 2026 में सब चीज़ों को अपडेट करके फिर लाया गया है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि दंड का प्रावधान क्या है, तो वही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जेल की सज़ा होगी। लेकिन अभी भी सिगरेट और बीड़ी जो है ना, इसमें थोड़ा सा अभी डाउट है। अधिसूचना में सिगरेट और बीड़ी जो है उसको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते, अभी शामिल नहीं किया गया। लेकिन अभी देखिए आगे होता क्या है। ये देखिए धुआं रहित में कौन सा आ जाता है, और धूम्रपान में कैसे कौन आ जाता है, हुक्का चिलम, ये सब चीज़ें। ये आपका टोबैको है, क्या है ये, टोबैको है, और इसी से ये आता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर निजी प्रक्षेपण के लिए एक नया स्पेस पोर्ट बनाया गया है। देखिए एक चीज़ समझिए, स्पेस और पोर्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि पोर्ट माने क्या होता है, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह। और स्पेस मतलब क्या हो गया, अंतरिक्ष
ठीक है। तो ऐसा पोर्ट रहेगा जहाँ से हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और अंतरिक्ष में कौन जाएगा? अंतरिक्ष में हम ऐसे थोड़े, हमारे कोई पंख थोड़ी लगे हैं कि हम चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि हम रॉकेट का यूज करेंगे, और उसमें क्या लगाएंगे आगे? सैटेलाइट लगाएंगे, या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। सैटेलाइट लगाएंगे, या फिर कोई विस्फोटक चीज़ भी लगा सकते हैं, या कोई मानव युक्त पेलोड भी उसमें डाल सकते हैं। तो सैटेलाइट लगा के मान लीजिए भेज देंगे। तो ये ऐसा पोर्ट होगा जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये भाई साहब बन रहा है काकीनाडा में। कहाँ पे बन रहा है? काकीनाडा में बनेगा, होप आइलैंड पे। ठीक है, होप आइलैंड पे। अब कहोगे सर ये होप आइलैंड कहाँ है, ये काकीनाडा कहाँ है? तो भाई साहब काकीनाडा जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के जो इस समय चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? के चंद्रबाबू नायडू। के चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने ऐसा घोषणा किया। अब बोलोगे सर ये किस टाइप का है? तो ये भाई साहब प्राइवेट है, प्राइवेट स्पेस पोर्ट रहेगा, स्पेस पोर्ट रहेगा। और ये कॉमर्शियल भी रहेगा, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां लेके आते हैं ना, प्राइवेट कंपनियां लेके आते हैं, वो इन सबको छोड़ने के लिए क्या होगा? यूज में आएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उसी का यूज करोगे, उसी का निजी कंपनियों के लिए, उसी का अपना खुद का भी छोड़ने के लिए। तो इससे क्या है कि फालतू का जो लोड है उस पर बढ़ रहा है। अब कहोगे सर ये बताओ, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। तो ये देखो मुख्य चंद्रबाबू नायडू जो है उन्होंने ये बताया। और स्पेस सिटी एक इस पहल ये पूछा जाएगा सवाल कि किस पहल का ये हिस्सा है? तो स्पेस सिटी पहल का ये हिस्सा है। ये पहला, भारत का पहला निजी और कमर्शियल स्पेस पोर्ट है। समझ लीजिए इस बात को, पहला ये निजी और कमर्शियल स्पेस पोर्ट रहेगा। और ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है। गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी है ना उसके तलछट, यानी कि जो अपने साथ मिट्टी का कण लेके आती है ना, उससे बना हुआ ये जो होप आइलैंड है वो इसी से बना हुआ है, इसी की मिट्टी से। और इस मिट्टी के, इस जो होप आइलैंड है उसका जो उत्तरी सिरा होता है उसे गोदावरी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक अभयारण्य पाया जाता है जिसका नाम है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य। याद रखेगा, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य श्री हरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर है। और अभी फिलहाल हमारे पास कौन कौन से है? दो हमारे पास हैं। देखिए हमारे पास पहला है सतीश धवन स्पेस सेंटर। दूसरा कौन सा? कुलशेखर, कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम। ये कहाँ पे बन रहा है? ये तमिलनाडु में बन रहा है। अब ये तमिलनाडु में कहाँ बन रहा है? तो तमिलनाडु में एक जिला है, एक जिला है, जिला का नाम थूथीकुड़ी, थूथीकुड़ी एक जिला है। उसी जिले में कुलशेखर पट्टिनम में ये बन रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्पेस पोर्ट होगा, सेकंड नंबर का स्पेस पोर्ट होगा। तीसरा अभी जो ये होप आइलैंड पे बन रहा है ये होगा, होप आइलैंड वाला आइलैंड पे जो बन रहा है ये होगा। याद रखिए अभी सतीश धवन जो स्पेस सेंटर, यहाँ पे दो लॉन्च पैड है। क्या है? दो लॉन्च पैड है। अब कहोगे सर ये लॉन्च पैड क्या होता है? तो भाई साहब जो लॉन्च पैड होता है ना वहीं से छोड़ा जाता है। किसको छोड़ा जाता है? जो हमारे मिसाइल होते हैं, ये जो सैटेलाइट होती है वहीं से छोड़ी जाती है। तो अब एक थर्ड लॉन्च पैड भी बन रहा है, थर्ड लॉन्च पैड भी बन रहा है, ये भी वहीं पे बन रहा है। यानी कि हमारे पास 3 लॉन्च पैड कहाँ हो जाएंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर पे हो जाएंगे। ठीक। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट पंप, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट पंप शहर कौन सा बना है? तो बना है लखनऊ, जीरो फ्रेश वेस्ट ड्रम। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये देखिए कि जनवरी 2026 में जो लखनऊ नगर निगम है उसने जो 100% अपना जो वैज्ञानिक निस्तारण किया, जो कचरे निकल रहे ना उसका वैज्ञानिक निस्तारण करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कचरा निकला, उसमें गीला भी होगा और सूखा भी होगा, गीला होगा सूखा होगा। गीला वाले को क्या काम करेगा? गीले वाले को मान लो एक कंपोस्ट खाद बनाने में इसका यूज हो गया। ठीक है। और सूखे सूखे वाले को क्या करेगा? इसको डाल देगा, मशीन में डाल देगा, और मशीन इसका किस लिए? जैसे फ्यूल, फ्यूल के लिए इसका यूज कर लेगी, या फिर सड़क बनाने में इसका यूज कर लेगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा कचरा था वो अब देखिए वो इसके एक तो कंपोस्ट खाद बनने में, एक फ्यूल बनने में, या फिर किसी और काम में यूज हो गया। मतलब हमारा जो कचरा था कहीं ना कहीं अच्छे से उसका यूज हो गया, कचरा कचरा नहीं रहा। ठीक है।
तो यह जो सफलता वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत हासिल की गई। याद रखिएगा, लखनऊ में जो प्रतिदिन आता है वो 2000 मीट्रिक टन आता है, लेकिन जो प्रसंस्करण क्षमता है यानी कि जो निस्तारण क्षमता वो 2100 मीट्रिक टन है, यानी कि 2000 टन आएगा कचरा, जबकि हमारे पास कैपेसिटी है कि अगर 2100 टन आएगा तो भी हम उसे क्या काम करेंगे, हटा देंगे। इतना हमारे पास कैपेसिटी है। तो कहीं ना कहीं कम ये कचरा आ रहा है और हमारे पास उसे हटाने की क्षमता ज़्यादा है। तो हमारे पास कचरा बचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या कचरा बचने का कोई चांस ही नहीं है। एक सिवरी है, एक जगह है सिवरी, और वहाँ पे प्लांट लगा है कितने का, 700 मीट्रिक टन का 3 प्लांट लगा है। 700 मीट्रिक टन का 3 प्लांट लगा है। और ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट ही क्या काम करता है कि जो कचरे आते हैं उनको क्या करता है, हटा देता है। कचरा पृथक्करण अगर बात करते हैं तो जैविक कचरा जो है वो ऑर्गेनिक 55%, इसमें कंपोस्ट और बायोगैस बनाई जाती है। क्या होता है, कंपोस्ट और बायोगैस बनाई जाती है। जबकि अजैविक कचरा कितना होता है, 45%, और इसे रिसाइकल करके क्या फ्यूल बनाया जाता है, और बदल कर इसे सीमेंट और कागज जो उद्योग है उसको ईंधन के रूप में भेजा जाता है। जबकि पुराने अगर कचरे की बात करते हैं तो वो जो डंपिंग साइट होता है वो 18.5 लाख मीट्रिक टन होते हैं, और पुराने कचरे में से लगभग 12.86 लाख जो मीट्रिक टन है उसका उपचार किया जा चुका है। मतलब लगभग अभी 6 लाख जो मीट्रिक टन है वो कचरा बचा हुआ है। तो जब इस कचरे को आपने हटाया तो कितना हमारे पास जो 25 एकड़ ज़मीन थी ना, 25 एकड़ जो ज़मीन थी वो क्या होगी, वो हमारी अब यूज के लायक हो गई, यानी कचरा मुक्त हो गई। और डोर टू डोर कलेक्शन की बात करें तो 96.53, यानी कि जो कचरा अगर मान लीजिए कि 100 कचड़े निकल रहे हैं तो उसमें से जो 96 है ना, वो कचड़े आपके डोर टू डोर यानी कि जाके घर से दरवाजे से लेके आ रहे हैं। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो जो दरवाजे से लेके आ रहे हैं ना, मान लीजिए कि 100 घर है, उस 100 घर में भी जो 70 घर है वो तो भाई साहब गीला कचरा अलग से और सूखा कचरा अलग से रख के दे रहा है। ठीक है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ऐसा करके वो दे रहा है। भविष्य की योजना ये है कि शिवरी में जो 15 मेगावाट क्षमता का एक वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो वेस्ट है उसे परिवर्तित करके एनर्जी में लाया जाएगा, यानी कि वेस्ट से एनर्जी प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जो कचरे से क्या करेगी, बिजली पैदा करेगी। और खुले में जो कचरा डंपिंग है वो पूरी तरह समाप्त होने से जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला यूपी जो है, यूपी का ये पहला शहर बना है जिससे प्रदूषण और बीमारी में क्या होगा, कमी आएगी। यानी कि ये है कि आपको कचरा जो है बाहर डंप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, भारत में हर साल ना एक पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 23 जनवरी के दिन ही हमारे एक महान व्यक्तित्व थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हाल ही में अरावली श्रृंखला में किस राज्य के वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो एक कुंभलगढ़ को किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर इसकी क्या थी, लिमिट थी। क्या थी, लिमिट थी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में ये कुंभलगढ़ जो है वो 6वां टाइगर रिजर्व भी बना है। ये एग्जाम स्पेशल था, आप लोगों ने कोई कमेंट करके बताया कि इसका क्या है। नासा का एक आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन है, जो 2026 के लिए निर्धारित है। निम्नलिखित में से क्या करने का लक्ष्य रखता है, तो ये है कि जो क्रू है वो कैप्सूल के साथ जाएंगे, यानी कि ये जो एक कैप्सूल है जिसमें ये लोग बैठ के जाएंगे, उसके साथ जाएंगे बैठ के, और चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। और जब आर्टेमिस आर्टेमिस मिशन 3 जाएगा तो ये देखना चाहते हैं कि जो अभी ये जाएंगे तो ये देखना चाहते हैं कि आर्टेमिस मिशन 3 के लिए ये वहाँ पे नेविगेशन की क्या सिस्टम रहने वाली है। ठीक है, वहाँ पे और भी कंडीशन क्या होने वाले हैं, तो ये सब वहाँ पे क्या करने जाएंगे, चेक करने के लिए जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये जाके चंद्रमा पर नहीं उतरेंगे। ठीक है, और तो इसमें कौन कौन से रहने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि इसमें ओरियन कैप्सूल का नाम है। ठीक, ओरियन कैप्सूल का नाम है कैनेडी। कैनेडी जो ये स्पेस सेंटर है जहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और कौन सा रॉकेट है, वो SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सैटेलाइट। ठीक है,
स्पेस लॉन्च सिस्टम है जहाँ से जाएगा। अभी कि एक राजदूत और एक उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है कि 3 जनवरी 2026 में भारत सरकार ने क्रमशः न्यूजीलैंड के लिए उच्च आयुक्त और जॉर्जिया के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुआन पुई जो है वो उच्च आयुक्त बनी है कहाँ के लिए? न्यूजीलैंड के लिए। जबकि अमित कुमार जो है वो हाई ये राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने कहाँ के लिए? जॉर्जिया के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप अमन पुई। अगला सवाल है कि पंजाब ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपनी एक पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में स्थापित की है? तो ये की है लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना में एक डॉग सेंचुरी बनाई गई है और यहाँ पे ये 500 जो कुत्ते हैं ना उनका लिमिट है। और यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हो गए, जो आवारा कुत्ते हो गए या कोई पागल कुत्ता हो गया या फिर लावारिस कुत्ता हो गया, इन लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। इनका इलाज भी किया जाएगा, इन्हें खाना पीना रहने का सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी। और इन्हें इनका यहाँ पे इंजेक्शन लगा करके इनका जो प्रजनन प्रणाली है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली। पहले ये क्या है, अभी पायलट प्रोजेक्ट है। क्या ये पायलट प्रोजेक्ट है? पायलट प्रोजेक्ट होने का मतलब वही है कि अभी ये छोटे स्तर पे देखा जा रहा है, ये अभी नमूना बनाया गया है। अगर ये सफल रहता है तो ऐसे ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे और भी ऐसे सेंचुरी बनाई जाएगी। ठीक। 2026 में संयुक्त अरब अमीरात की ADNOC यानी कि अबू धाबी जो नेचुरल ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है, उसने भारत के किस कंपनी के साथ 10 साल के लिए LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो भाई साहब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हिंदुस्तान का HPCL है उसके साथ किया है। ठीक है, HPCL के साथ किया है। तो इसने जब किया तो हमारे HPCL के साथ जब किया तो बोला कि हमें 0.5 मीट्रिक टन जो है ना, मिलियन मीट्रिक टन, वो क्या है चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 साल के लिए करार किया गया है। 0.5 मिलियन मीट्रिक टन हर साल दिया जाएगा। 10 साल तक देंगे ये, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें 10 साल में देना है। और ये कहाँ पे आएगा? तो ये आएगा गुजरात में एक छारा LNG टर्मिनल है, वहाँ पे ये मिलेगा। इसकी जो अप्रोक्स प्राइस है 2.5 बिलियन से 3 बिलियन के बीच होने वाला है। इसी वजह से हमारा जो भारत है, भारत वो जो UAE है ना, UAE वो भारत का दूसरा LNG एक्सपोर्टर हो गया है, या फिर आपूर्तिकर्ता बोल लीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले नंबर पे आपूर्तिकर्ता में कौन है? तो सबसे ज़्यादा तेल गैस हम किससे लेते हैं? तो हम लेते हैं कतर से। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे अमेरिका आ गया। अमेरिका को पछाड़ करके UAE ऊपर आया है। इसके साथ हमने कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर रखा है। ये आप देख सकते हैं कि ये है आपका, ये कतर हो गया, ये UAE हो गया। UAE में एक बंदरगाह फुजैरा है। और इधर नीचे देखिए यहाँ पे यमन है। यमन में एक मोकाला पोर्ट है, मोकाला पोर्ट है। ठीक है, और जो UAE है उसकी सीमा सऊदी अरब से लगती है, ओमान से लगती है। अगला सवाल है कि नदी और मुहाना क्षेत्र की डॉल्फिन का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण कहाँ से शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर है वहाँ से शुरू करके ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से शुरू होगा, ये जाएगा बांग्लादेश में जो गंगा सागर है, बांग्लादेश नहीं, बंगाल में जो गंगा सागर है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ तक ये शुरू होगा। ठीक है, इसमें खास बात क्या थी? इसमें जो इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन, ये एक क्या संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, यानी कि इनकी जो संख्या वो क्या है, वो कम है। तो इनको भी पहली बार इरावदी डॉल्फिन जो है वो भी इसमें शामिल हो रही है। और पहले क्या था कि सिंदूर डॉल्फिन ये सब कोई मतलब जो गंगा नदी डॉल्फिन है उनका ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस समय क्या है, इरावदी डॉल्फिन भी इसमें काउंट की जाएगी। और इस समय जो मुहाना क्षेत्र है, जैसे चिल्का हो गया, चिल्का हो गया, सुंदरवन वाला एरिया, तो वो तो है ही। ठीक है, ये लोग भी इसमें क्या है, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर इससे पहले कब हुआ था? तो इससे पहले भाई साहब 2021 और 2023 ये पूरा टेन्योर था जहाँ पे इसका सर्वेक्षण हुआ था। इसमें 6,327 शायद वो थे, 6,327
मछलियाँ इसमें पाई गई थी। ठीक है, 6,327 सबसे ज़्यादा कहाँ थी? सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर उसके बाद बिहार में। ठीक, सबसे ज़्यादा फिर बिहार में, ये आप देख सकते हैं। 6,327 में से 6,324 जो है वो गंगा डॉल्फिन थी। 3 ओनली जो थी वो कौन सी? वो आपकी ब्यास नदी यानी कि पंजाब वाली थी। उत्तर प्रदेश में 2,397 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बिहार में आपको मिलती है। और बोला जाए कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन का भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वो पटना में स्थित है। ठीक है, डॉल्फिन जो है वो स्वच्छ नदी की संकेतक होती हैं। ये भाई साहब सबसे मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है कि 2026 का जो टॉयलेट पुरस्कार है ना, वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है डॉक्टर टोबी कियर्स को। किसको दिया गया है? डॉक्टर टोबी कियर्स को। और ये जो पुरस्कार होता है ना, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसे पर्यावरण का नोबल पुरस्कार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल पुरस्कार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल पुरस्कार बोला जाता है। सर इनको किस लिए दिया गया? तो भाई साहब इन्होंने बताया था कि भाई जो कवक होते हैं ना, जो फंगी होते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए क्या है, ये लाभदायक है। किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है, ये कैसे पूरी पर्यावरण को ये अपना योगदान दे रहे हैं, जबकि हम इनको समझ ही नहीं पा रहे। ये कैसे हमारे पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उनको कम करें। क्योंकि आप यहाँ पे अगर अच्छा से देखेंगे तो ये चीज़ समझ पाएंगे कि ये जैसे एक पेड़ है, 2 पेड़ हो गए, नीचे क्या होता है कि ज़मीन में भी आप देखेंगे ना तो आपको ये कवक देखने को मिलते हैं। आपको ज़मीन के ऊपर भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे नमी रहेगा, और आपको नीचे भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो कवक है, कवक क्या काम करते हैं कि जो कवक है ना, ये कवक ऊपर से कार्बन को, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन में क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। तो जब कार्बन को लेंगे तो नीचे अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद ये क्या काम करते हैं? अवशोषित करने के बाद ये जाते हैं लेके, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ये परिवहन भी करते हैं, एक दूसरे को कार्बन देते भी है, लेकिन ये क्या काम करेंगे? कार्बन को लेकर के जो मिट्टी होती है ना, अंदर ही इसे दबा देते हैं। ये अपने अंदर से ना एक ग्लोमलिन, क्या है? ग्लोमलिन, एक ग्लोमलिन नाम का एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन छोड़ते हैं। और वो जो प्रोटीन होती है ना, वो इसको CO2 को बांधे रखने का काम करती है। और जब ये बांधे रखने का काम करती है ये तो 10 साल 20 साल या ऐसा भी हो जाता है कि 50 साल का भी टाइम लग जाता है, जिसमें ये बांध के इसको रखती है। और ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इसको कहते हैं माइको राइजल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? माइको राइजल नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं कि 11वां जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, 11वां अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है, वो 2026, इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार प्राप्त करता इसे घोषित किया गया है। तो ये किया गया इलैया राजा को। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो ये 28 जैन को। और ये प्रोग्राम कब से कब चलने वाला है? तो 28 तारीख से लेकर 1 फेब तक ये चलने वाला है। ठीक है, इलैया राजा को। ये क्या है? ये एक संगीतकार है, संगीतकार है। इंडिया पोस्ट ने जनवरी 2026 में किस डिजिटल नेटवर्क पर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपना पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया? तो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि जैसे ये क्या है, ये सड़क है। ठीक है, सड़क है, यहाँ पे इंडियन पोस्ट खड़ा है, और यहाँ पे क्या है? सेलर्स यानी कि बेचने वाला है, और यहाँ पे क्या है? कस्टमर है। क्या है? कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। अब भाई साहब ये कस्टमर गया और ये ऑनलाइन बुकिंग कर दी। अब ये सेलर्स है, तो ये क्या काम करेगा कि जैसे ही बुकिंग होगी तो इसको इंडियन पोस्ट को मालूम चलेगा, इंडियन पोस्ट आएगा इसके पास, यहाँ से उठाएगा सामान, फिर जाएगा ये कस्टमर को दे के आएगा। यानी कि एक तरीके से ये डिलीवरी पार्टनर्स है। क्या है? डिलीवरी पार्टनर्स है। ठीक है, लेकिन ये जो सड़क है, ये सड़क कौन सा है? ये सड़क ही ONDC है। यानी कि ONDC एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। इंडियन पोस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हुए सेलर्स और कस्टमर को एक दूसरे से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ONDC पे ये सेलर्स, कस्टमर एंड इंडिया पोस्ट तीनों क्या करेंगे? रन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो थी वो किस देश के साथ समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और एचएनएस रिस्पांस ड्रिल आयोजित की थी? तो वो किया था जापान के साथ। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था, और ये सफलतापूर्वक हुआ भी था। ये 22वां कौन से नंबर का था? 22वां था। 22वां उच्च स्तरीय मीटिंग थी। हाल ही में भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज ग्रैंड मास्टर वो कौन बने? तो वो बने आर्यन वैष्णव। आर्यन वार्ष्णेय कौन से नंबर के? 92 नंबर के बने थे। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले 91 नंबर के प्रवीण वी करके थे। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कब बने थे? तो 1988 में। तो अब पहला महिला यानी कि जो फर्स्ट महिला कौन बनी थी? तो वो बनी थी विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी कब बनी थी? 2001 में। ठीक। क्या नोबेल शांति पुरस्कार आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है या किया जा सकता है? तो आंसर है कि नहीं किया जा सकता। आपके पास जो फिजिकल मेडल है यानी कि जो मेडल आपको दिया जाता है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, किंतु आधिकारिक तौर पर जिसको ये मेडल मिला है यानी कि जिसका नाम जो नोबेल कमेटी उसने रिकमेंड किया था उसी के पास ये अधिकार रहेगा। अगला सवाल है कि न्यूजीलैंड के तट से दूर खोजा गया विशाल ब्लैक कोरल लगभग कितना पुराना है? तो जो ये खोजा गया 300 से लेकर के 400 साल ये पुराना है, और ये ब्लैक कोरल है। ये 13 मीटर 13 जो फीट है ये इसकी ऊंचाई है, जबकि 15 जो फीट है ये इसकी क्या है? लंबाई है। कहाँ पे खोजा गया है? तो ये न्यूजीलैंड 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 में कहाँ खोजा गया है? एक फ्योर्ड लैंड करके नेशनल पार्क भी है और ये जगह भी है। ठीक है, उसी सागर में खोजा गया है। न्यूजीलैंड क्या है कि एक नॉर्थ आइलैंड है एंड एक साउथ आइलैंड है। दो आइलैंड है। तो ये क्या है कि साउथ आइलैंड में एकदम साउथ पॉइंट पे ये फ्योर्डलैंड है। ये आपका फ्योर्डलैंड ये रहा, और यहाँ पे फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क है, और यहीं पर ये देखा गया है। गूगल द्वारा हाल ही में जो लॉन्च किया गया है ना वो ट्रांसलेट जेम्मा मॉडल की एक मुख्य विशेषता है कि 55 जो भाषाएं हैं ना 55 भाषाओं में जो उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में ये क्या है? सक्षम है। एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसकी एक थीम रखी गई था, और वो थीम क्या है? तो वो थीम है एज ऑफ कंपटीशन। क्या थीम रखी गई? एज ऑफ कंपटीशन। ये रिपोर्ट निकाला किसने था? तो ये रिपोर्ट निकाला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये ग्लोबली निकालता है। अब रिस्क रिपोर्ट क्या है? आप देखिए, इसी से समझ में आ रहा है ग्लोबल मतलब पूरे विश्व स्तर पर, रिस्क मतलब इससे क्या है? खतरा है, उसके बारे में क्या है? रिपोर्ट है। पूरे विश्व स्तर पे जो जिससे खतरा है ना उसी का ये क्या है? रिपोर्ट है। तो जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसे दो भागों में बांटा गया था। एक ऐसा कि 10 वर्ष के लिए, यानी कि इसको बोला गया दीर्घकालिक। क्या है? दीर्घकालिक रिस्क है। एक है कि अल्पकालिक, जो कि 2 वर्ष में ही खत्म हो जाएगी। क्या है? अल्पकालिक। तो अल्पकालिक, और एक भारत के सापेक्ष में बताया गया। भारत के सापेक्ष में बताया गया कि ये जो डिजिटली है ये क्या है? इसके लिए नुकसान है, यानी कि जो डिजिटल है ये सबसे ज़्यादा खतरा इसको डिजिटली है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये क्या है? ये डिजिटल पे ज़्यादा क्या है? डिजिटल पे ज़्यादा ये निर्भर है, तो ये इससे साइबर से ज़्यादा थ्रेट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है उसका भव्य शुभारंभ किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में दो जगह, एक मुख्य केंद्र जो है वो पेहवा है और दूसरा जो है वो आदि बद्री है। और इसको किस लिए मनाया जा रहा है? तो इसको मनाया जा रहा है कि जो सरस्वती नदी है उसका जो हिफाजत हो सके, यानी कि उसका पुनरुद्धार हो सके, और इसका ऐतिहासिक विरासत जो है ना वो उसके संरक्षण भी हो सके, उसके लिए मनाया जा रहा है। और
अगर बात करेंगे कि कौन मना रहा है, तो ये जो हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड है ना, वो इसको मना रही है। अगला सवाल है कि 2026 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बाजार बन गया है? तो वो बना है, दूसरा सबसे बड़ा है भारत। कितने 40 करोड़ जो आबादी है वो 5G का क्या कर रही है, यूज कर रही है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। चाइना कितना, लगभग 1 अरब जो लोग हैं वो 5G का यूज करें। ठीक है। अगला सवाल है कि 2026 की शुरुआत में किस देश के वाणिज्य मंत्रालय ने पैकेजिंग एंड डिस्पोजल वस्तुओं पर अल्लाह के नाम और अन्य धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की कड़ाई से प्रतिबंधित किया है? तो वो है सऊदी अरब। इसने बोला कि कोई भी ऐसा सामान जिस पर अल्लाह और अन्य धार्मिक जो प्रतीक है वो उस पर बैन लगा दो। कोई भी सामान जो डिस्पोजल टाइप का होता है जिन्हें हम फेंक देते हैं, और जो फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि वो या तो वो कचड़े में जाता है या तो हमारे हाथ पैर के नीचे आता है। जब वो आता है तो वो क्या है कि उसका अपमान होता है, तो इस वजह से उसको बैन कर दिया। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो फिर उससे सजा होगी। ये थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।